Hello students, मैं हुसैन। Welcome to Chemistry Garden by S.K. Welcome to Hussain, Chemistry sir. Garden. Welcome to by Chemistry S.K. Garden. S.K. Hussain, Hussain sir. सर के Welcome क्लास to Chemistry Chemistry Garden. Garden में आपका by स्वागत है। S.K. Hussain, sir. आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें दो तीन छोटा छोटा टॉपिक को एक साथ मिलाए हुए हैं। और अभी जो फर्स्ट राउंड के बाद जो सेकंड राउंड का हमने पढ़ा था जिसमें रिएक्शन मैकेनिज्म केमिस्ट्री की जान चल रही है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब कि कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का किस तरह डिस्प्लेसमेंट होता है वह खत्म हो गया था, उसका जितना टाइप सब था। और उसके बाद हुआ था रिएक्शन इंटरमीडिएट, वो सब भी जितना था वो खत्म हो गया था। तो उसी रिएक्शन मैकेनिज्म का दो तीन एक साथ टॉपिक मिला करके अभी बीच में आज ये 5वां वीडियो है। और अभी रिएक्शन मैकेनिज्म मेनली आना बाकी है और उसके बाद फिर उसका जो एप्लीकेशन सब है वो सब आना बाकी है। चैप्टर के रूप में 11-12 में नहीं मिलेगा, लेकिन कंपटीशन में ज्यादा काम आएगा। कमेंट में जो दिक्कत हो पूछिए, आप कहाँ से देख रहे हैं ये वीडियो जरूर बताइए और अब देखिए टॉपिक के बारे में समझिए। इसमें अभी हम दो तीन को मिला है इस रिएक्शन मैकेनिज्म में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं पहला हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बॉन्ड अब तक में हमने बहुत पढ़ा, बॉन्ड का वीडियो बैक में बेसिक में हमने देखा था बॉन्ड क्या है, कितने टाइप का होता है, सब कुछ बॉन्ड के बारे में बताया था। लेकिन उसमें हमने हाइड्रोजन बॉन्ड छोड़ दिया था क्योंकि उसको अलग से पढ़ना पड़ता है। तो अलग से यहाँ पे पढ़िए रिएक्शन मैकेनिज्म में कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, इससे क्या फायदा नुकसान है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखिए होता क्या है। द अट्रैक्टिव फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है एक तरह का सिर्फ अट्रैक्शन वाला फोर्स है। पढ़ते थे वंडरवाल फोर्स, बॉन्ड के अलावा जो फोर्स होता है, बॉन्ड होता है और एक सिर्फ फोर्स के द्वारा जुड़ा रहता है, अट्रैक्ट रहता है, इसमें वंडरवाल फोर्स देखे थे जाने थे। उसी तरह से है हाइड्रोजन बॉन्ड भी एक अट्रैक्टिव फोर्स दैट बाइंड्स ए हाइड्रोजन एटम, जो फोर्स हाइड्रोजन एटम को बांधे हुए रहता है। किससे और कैसे बांधे रहता है देखिए। विच इज ऑलरेडी कोवैलेंटली अटैच्ड विथ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो ऑलरेडी कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है विथ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ ए मॉलिक्यूल, और वह मॉलिक्यूल के एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एक मजबूत इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से फिर एक दूसरे फोर्स के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, मतलब सेकेंडरी फोर्स के द्वारा विथ अनदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा रहता है ऑफ सेम और सम अदर मॉलिक्यूल्स, चाहे उसी के दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से या दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे अपना या दूसरा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, चाहे फ्लोरीन हो या ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो, ये सब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसका खिंचाव पावर ज्यादा होता है। अगेन इट इज बॉन्डेड बाय ए सेकेंडरी फोर्स, तो ये जो जुड़ा हुआ रहता है दोबारा में, ये पहले बता चुके हैं, एक सेकेंडरी फोर्स से जुड़ा हुआ रहता है। एंड इट एक्ट्स एज ए ब्रिज बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड सेकंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब उस हाइड्रोजन एटम और सेकंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में जो सेकेंडरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसको हम हाइड्रोजन ब्रिज भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सेकंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन एटम के बीच में एक ब्रिज पुल के जैसा काम करता है, उसी को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कहते हैं। डिफिनेशन एग्जांपल के साथ, जैसे हम एग्जांपल में देखते हैं कि ये वाटर है, वाटर का मॉलिक्यूल है ना, HHO, H2O, H2O, H2O। तो ये H2O में ये बॉन्ड ये सब कोवैलेंट बॉन्ड है। ये होता है कोवैलेंट बॉन्ड वाले में ही, लेकिन ये कोवैलेंट बॉन्ड से काफी कमजोर होता है और इसको हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। और ये एक कमजोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि ब्रिज
पुल की तरह से काम करता है, इसको हम हाइड्रोजन ब्रिज या हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब देखिए दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, अब वो सेम में और या फिर डिफरेंट से, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हाइड्रोजन जुड़े, तो यहाँ जुड़ा है ना, सेम में भी होता है, इसका टाइप होता है इंटर मॉलिक्यूलर और इंट्रा मॉलिक्यूलर, उसको जानेंगे आगे अभी। तो इसमें देखिए वाटर है, ये वाटर है, ये बीच में जो यही हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरह से लंबा जुड़ जाता है, तो ये वाटर का मॉलिक्यूल था। उसी तरह यहां देख रहे हैं, ये है एक मैलिक एसिड, ये भी एक मैलिक एसिड है, देखिए यहाँ O और H, एक हाइड्रोजन दूसरे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से सेकेंडरी फोर्स के द्वारा यही जुड़ा है, यही ब्रिज बनाया है, यही हाइड्रोजन ब्रिज या हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएगा। ये मैलिक एसिड जो है सेब में पाया जाता है, देख लीजिए यही मैलिक एसिड है। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड, हम चाहेंगे ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाए, तो नहीं होगा, इसलिए लिखते हैं नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा डॉटेड लाइन वाला होता है, ब्रिज के जैसा होता है, हाइड्रोजन ब्रिज या हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाता है। हाइड्रोजन अपने में या दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सेकेंडरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा जुड़ा रहता है, जिस तरह से वंडर वाला एक फोर्स होता है। कंप्लीट बॉन्ड बना करके जो रहता है वो ज्यादा मजबूत होता है, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, गुण क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। इसको देखिए, पहला इट इज सेकेंडरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पहले बतलाइए सेकेंडरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, इसका इधर से उधर पाई सिग्मा टूट कर नहीं जाता है, रुका हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। इट में एग्जिस्ट विद इन अ मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल में भी होता है, इन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम और डिफरेंट काइंड, और एक ही टाइप का या डिफरेंट टाइप्स के सेम या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में भी ये हो सकता है। तीसरा, इट इज मच वीकर अट्रैक्शन फोर्स देन कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड से बहुत कमजोर होता है, सही बात। एग्जांपल, बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वेरीज फ्रॉम 1 किलो कैलोरी पर मोल टू 10 किलो कैलोरी पर मोल। जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो बॉन्ड एनर्जी है वो वेरीज करता है 1 किलो कैलोरी प्रति मोल से लेकर के 10 किलो कैलोरी प्रति मोल तक, विच इज मच लेसर देन कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड के हिसाब से बहुत कमजोर हुआ, इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा मजबूत है हाइड्रोजन बॉन्ड के हिसाब से। कहा कोवेलेंट बॉन्ड तो एक बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड तो खाली खिंचाव पावर है। विथ डिसोसिएशन एनर्जी वेरीज फ्रॉम, और डिसोसिएशन एनर्जी बॉन्ड को टूटने वाला भी एनर्जी वेरीज करता है 50 किलो कैलोरी प्रति मोल से लेकर के 100 किलो कैलोरी प्रति मोल तक। द हाइड्रोजन बॉन्डिंग व्हेन एग्जिस्ट बिटवीन टू हेटेरो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में होता है तो वह ज्यादा मजबूत हुआ करता है। अपने वाले में होगा, सेम वाले में होगा तो कमजोर होगा, दूसरे वाले में होता है तो ज्यादा मजबूत होता है। जैसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन है ना, OH F के बीच में, देखिए अलग अलग आपके बीच में है तो 9 किलो कैलोरी प्रति मोल, ये नाइट्रोजन के साथ है तो 7 किलो कैलोरी प्रति मोल, ऑक्सीजन के साथ है तो 6 किलो कैलोरी प्रति मोल एनर्जी इसमें होता है। The shorter is the distance between the electronegative atoms, stronger is the hydrogen bonding. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ये दो ठो है, उस दोनों के बीच का अगर दूरी कम रहे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा मजबूत होता है। कम दूरी रहेगा तो फोर्स खिंचाव ज्यादा लगेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मजबूत होगा। Strength is further depends upon high electronegativity and a smaller size of electronegative atoms both. मजबूती जो है वह एक और चीज पर डिपेंड करती है, किस पर? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम लीजिएगा उस पर, एंड ए स्मॉलर साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स बोथ, और दोनों एटम का, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का अगर छोटा साइज है तो उस पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड की मजबूती डिपेंड करती है। इट इज स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल का जो अट्रैक्शन होता है उससे लेकिन ये ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड वाला अट्रैक्शन मजबूत होता है। इट में हाईली इन्फ्लुएंस द फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी,
ये बहुत जल्दी और बहुत सारा चेंजिंग कर देता है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेंजिंग ला देता है। इट में इफेक्ट इन वेरियस बायोलॉजिकल सिस्टम, ये बहुत सारे बायोलॉजिकल सिस्टम में भी असर डालता है, उसमें भी अपना काम करता है। जिस तरह से प्रोटीन एनिमल प्लांट सब में उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ करता था उस पर। अब 10वां है, इट डज नॉट इन्वॉल्व इन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो तो कोई इलेक्ट्रॉन का शेयर नहीं करता है कोवैलेंट बॉन्ड की तरफ से, हेंस इज नॉट कोवैलेंट बॉन्ड, इसलिए इसको कोवैलेंट नहीं मानिएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सेकेंडरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कोवैलेंट बॉन्ड की तरह इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करता, इसलिए इसको किसी हालत में हाइड्रोजन बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड नहीं मानना है। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड, बल्कि ये खुद एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड है। जिस तरह से वैन डर वाल है या हर बॉन्ड एक स्पेशल टाइप का खुद है, उसी तरह से ये भी एक स्पेशल टाइप का अलग बॉन्ड है। अब है कि हाइड्रोजन बॉन्ड दो टाइप का होता है, एक है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो पहला देखेंगे कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। उसमें देखिए पहला, द हाइड्रोजन बॉन्डिंग व्हेन एग्जिस्ट बिटवीन हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विदिन द मॉलिक्यूल इटसेल्फ। जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है कहां, बिटवीन हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हमेशा बनेगा हाइड्रोजन और कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनता ही बनता है। लेकिन जब खुद अपने ही अंदर में बने, दूसरे मॉलिक्यूल से मतलब नहीं रखे, तो उसको कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब अंदर का। जैसे देखिए ये खुद एक पूरा अपना मॉलिक्यूल है, कोई दूसरे से मतलब नहीं है, कोई दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर नहीं है। इसमें देखिए कि ये जो बना है इसी O और इसी H के बीच में ये बन गया है, इसी O और इसी H के बीच में ये बन गया है, ये अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर में बन गया है, इसलिए इसको कहेंगे हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यही है पहला। दूसरा है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बनेगा तो वही हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में, लेकिन अपने अलावा ये दूसरे से मतलब रख के दूसरे से बनाएगा, इसलिए ये कहलाएगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द हाइड्रोजन बॉन्डिंग व्हेन एग्जिस्ट बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, ये दो मॉलिक्यूल के बीच में बनता ही है, एक हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में, ऑफ सेम काइंड और डिफरेंट काइंड। देखिए बनेगा तो दूसरे से, लेकिन दोनों जो खुद या दूसरा जो रहेगा वो दोनों एक जैसा रहे, या खुद अलग है और दूसरा अलग टाइप का। तो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में तो बनेगा ही, लेकिन दूसरे से बनेगा, तो दूसरा और खुद एक ही हो या अलग अलग टाइप का हो, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो जैसे देखिए यहां हमने देखा कि CH3OH ये H2O के साथ दूसरे टाइप से, देखिए अल्कोहल दूसरा चीज है, वाटर दूसरा चीज है, उसके अलग अलग के बीच में बना है। तो O और H के बीच में ये देखिए बना है, ये देखिए H और O के बीच में बना है, तो यही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। अब देखिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड का कहाँ क्या असर पड़ता है, उसकी वजह से कोई चीज कहाँ कैसे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी बदल जाती है मॉलिक्यूल की। तो पहला देखते हैं असर क्या पड़ता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, बॉइलिंग पॉइंट पर क्या असर पड़ता है। फिजिकल प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट, किसी चीज में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट, और जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट पर क्या असर पड़ता है उसको देखिए। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF इज हाईएस्ट अमॉन्ग्स्ट द हैलोजन एसिड। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF, देखिए फ्लोरीन होता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अपने हाइड्रोजन ग्रुप में, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है HF का हाईएस्ट सबसे ज्यादा होता है। काहे ज्यादा होता है कि ज्यादा खिंचाव रहता है, ताकि फ्लोरीन तो ज्यादा खिंचाव वाला है, तो हाइड्रोजन के साथ ज्यादा खिंचाव रहा, तो ज्यादा मजबूती से बंधा रहा, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहा, माने हाईएस्ट रहा। अमॉन्ग द हाइड्रोजन एसिड, सारे हाइड्रोजन एसिड में HF का ही ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट, मतलब जल्दी उबलेगा नहीं। एंड हैव स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो भाई ज्यादा खिंचा हो तो ज्यादा मजबूती हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जल्दी नहीं टूटेगा, तो ज्यादा देर में उबलेगा, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट किसी चीज का, खास करके HF का ज्यादा होता है। HF का बॉइलिंग पॉइंट होता है 19.4 डिग्री सी। HCl का देखिए कितना कम है, -85.1 डिग्री सी। HBr का देखिए -67.2 डिग्री सी। HI का देखिए -35.4 डिग्री सी।
इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो अपने मॉलिक्यूल के अंदर में बनता है वह बॉइलिंग पॉइंट को घटा देता है ड्यू टू लेस अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। अपने अंदर में कम अट्रैक्शन फोर्स लगता है, दूसरे वाले से ज्यादा लगता है। while intermolecular hydrogen bonding increases boiling point, लेकिन दूसरे वाले के साथ जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा मजबूत रहेगा, तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा मजबूत ड्यू टू बाइंडिंग द टू मॉलिक्यूल्स टुगेदर। कहे दो मॉलिक्यूल एक साथ बांधा जाता है, मजबूती से बांधा जाएगा दो ठो, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग मजबूत होगा। जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग मजबूत होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा। अपने अंदर में तो बंधा हुआ ही है, तो हल्का सा भी बांध लिया तो काम चल गया, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कमजोर है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कमजोर हो जाएगा, मतलब जल्दी उबल जाएगा। दूसरा आप देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्ट होना, पिघलना वाला पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहने की वजह से क्या उस पर असर डालता है। देखिए वाटर एंड HF मॉलिक्यूल्स हैव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर में और HF में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखा गया है, कहा कि ज्यादा खिंचाव वाला होता है, दूर से खिंचाव बनाया होता है। While is absent in H2S and HCl, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2S में और HCl में नहीं देखा गया है। Then have lower melting point, इसलिए H2S और HCl सबका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, जबकि वाटर और HF का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। देखिए वाटर का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सी, H2S का है 83 डिग्री सी, HF का है -92 डिग्री सी और HCl का है -112 डिग्री सी। अब देखते हैं वाटर सॉल्युबिलिटी, माने हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहने की वजह से कोई चीज पानी में कितना आसानी से घुलता है या नहीं घुलता है या थोड़ा घुलता है, उसको देखना समझना है। ये सबस्टेंस सेड टू बी सॉल्युबल इन वाटर, कोई भी सबस्टेंस पानी में घुलता है या नहीं घुलता है, ये बात कब कहा जाएगा, देख लेंगे कि घुल गया उससे नहीं होगा। कब समझेंगे ये वाटर सॉल्युबल है या नहीं है, या घुला करके तो एग्जाम में नहीं बैठ के देखेंगे, जल्दी ले जाएंगे पानी जेब में चुपके घुल के देख लेंगे, उसको तो हम समझे रहेंगे, देख के हमको समझना पड़ेगा कि ये किस तरह से पानी में घुलता है या नहीं घुलने वाला चीज है, ऐसे ही देख के समझ लेंगे। ऐसे सब ऑब्जेक्टिव में खूब काम आएगा, इसलिए ये सब कंपटीशन के एग्जाम में ज्यादा देता है। बताइए कौन इसमें वाटर सॉल्युबल है, कौन इसमें वाटर सॉल्युबल नहीं है, या वाटर सॉल्युबल के हिसाब से अरेंज कीजिए, तो इस हिसाब से वहां पर दिक्कत होगा। तो कोई भी सब्सटेंस पानी में घुलने वाला कब कहलाता है, इफ इट इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल। जब वह सब्सटेंस पानी के साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है तब समझेंगे कि वो पानी में घुलने वाला है, और अगर वो सब्सटेंस पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है तो इसका मतलब है कि वो सब्सटेंस पानी में नहीं घुलने वाला होता है। कंपाउंड हैविंग लार्ज रेशियो ऑफ OH ग्रुप आर क्वाइट सॉल्युबल। वैसा कंपाउंड जिसमें बहुत ज्यादा रेशियो में OH ग्रुप रहे, जैसे ग्लिसरॉल में, इथिलीन ग्लाइकॉल में, ये सब में, तो ये सब थोड़ा पानी में घुलने वाला होता है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज वाटर सॉल्युबिलिटी। इंटरमॉलिक्यूलर जो अपने में है बॉन्ड बना हुआ हाइड्रोजन बॉन्ड, वो पानी में घुलने की कैपेसिटी को घटा देता है, लेकिन जो दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहा है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो पानी में घुलने की कैपेसिटी बढ़ा देता है। अब देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का अगला इफेक्ट, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या अगला इफेक्ट इस पे पड़ता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का चौथा इफेक्ट है बॉन्ड लेंथ में भी बदलाव आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। क्यों, कैसे आता है, देखिए थ्योरेटिकली देखा गया है कि कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ होता है 1.43 एंगस्ट्रॉम और OH का बॉन्ड लेंथ होता है 0.96 एंगस्ट्रॉम, लेकिन एक्सपेरिमेंटली निकालने पर CO का बॉन्ड लेंथ निकलता है 1.36 एंगस्ट्रॉम और OH का बॉन्ड लेंथ निकलता है 1.07 एंगस्ट्रॉम। दिस चेंज इज ड्यू टू फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड में जो इस तरह का चेंजिंग आ रहा है, क्यों, एग्जिस्ट एज ए डाइमर ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से फॉर्मिक एसिड का दो मॉलिक्यूल मिल करके मतलब दो मिलकर के डाइमर बना लेता है, इसलिए इस तरह का चेंजिंग उसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण
बॉन्ड लेंथ में देखा गया है। यही है HCOOH HCOOH, दोनों मिलके हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए ये डॉटेड लाइन वाला है, तो ये बना लिया डाइमर। इसीलिए ऐसा हुआ कि बॉन्ड लेंथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण फॉर्मिक एसिड में थ्योरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली चेंज देखा गया है। अब अगला पढ़ते हैं स्टेबिलिटी ऑफ आइसोमर्स। आइसोमर्स की स्टेबिलिटी किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से चेंज होती है, बदलती है, इफेक्ट करती है, उसको देखेंगे। देखिए द कीटोनिक फॉर्म जनरली प्रीडोमिनेट्स। कीटोनिक फॉर्म, जो कीटोन वाला फॉर्म होता है, वह ज्यादा जनरली प्रीडोमिनेट्स होता है, मतलब उसका असर होता है, वो ज्यादा होता है। देखिए CO कीटोनिक फॉर्म ज्यादा है, इसका असर है, ये प्रीडोमिनेट्स है, मतलब ये 99% रहेगा। 99% यही होता है। और अल्कोहलिक जो है वो 1% होता है। बट ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से एग्जिस्ट इन इनोलिक फॉर्म इट प्रीडोमिनेट्स। लेकिन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनोलिक फॉर्म भी प्रीडोमिनेट्स करके एग्जिस्ट रहता है, ये भी ज्यादा हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण। अब यही उल्टा होगा, OH वाला ही ज्यादा हो जाएगा 80% और कीटोनिक वाला ही कम हो जाएगा 20%। ऐसा ये सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है, उसका इफेक्ट। द ट्रांसफॉर्म प्रीडोमिनेट्स ओवर इट्स सिस आइसोमर्स। ट्रांसफॉर्म जो होता है सिस पर प्रीडोमिनेट्स होता है, इसका मतलब है कि ट्रांस ज्यादा होगा, आइसोमर कम होगा, ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ऐसा होता है। द हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ नायलॉन एंड बेकेलाइट इज ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नायलॉन और बेकेलाइट का जो बहुत ज्यादा हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मजबूती होती है, वह भी होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से। ऐसा स्ट्रक्चर उसका बन जाता है कि वो काफी मजबूत हो जाता है। द स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन इज मोर स्टेबल। दो होता है, एक्लिप्स्ड फॉर्म एंड स्टैगर्ड फॉर्म, जिसको मैंने आइसोमेरिज्म में देखा। तो स्टैगर्ड फॉर्म कन्फॉर्मेशन ज्यादा स्टेबल होता है। बट एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल, लेकिन एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन अगर देखा जाए तो वह इथिलीन ग्लाइकॉल का इज फाउंड टू बी मोर स्टेबल, ज्यादा स्टेबल पाया गया है। कब? इसके स्टैगर्ड फॉर्म से। फॉर्म ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब उसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तब एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन भी एथिलीन ग्लाइकॉल का ज्यादा मजबूत होता है। नहीं तो एक्लिप्स से ज्यादा ऐसे आमतौर पर स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन ज्यादा स्टेबल हुआ करता है। एक्लिप्स्ड फॉर्म है तो ये मोर स्टेबल है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। स्टैगर्ड फॉर्म है तो ये कम स्टेबल है। देखिए यहाँ OH के बीच में यहाँ नहीं बना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का है कि इसकी दूरी ज्यादा है, इसलिए बहुत दूरी पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का असर कम हो जाता है। नजदीक है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना है, जो कि मजबूती है। अब छठा देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। एसिड की मजबूती भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से पता चल सकती है। देखिए ये है और ये एसिड है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, इसलिए ज्यादा मजबूत, ये कम मजबूत। कॉन्जुगेट बेस ऑफ सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, और इसीलिए उसका K वैल्यू ज्यादा रहेगा। K वैल्यू ज्यादा रहेगा तो एसिड ज्यादा मजबूत होगा। देखिए जैसे इसमें कॉन्जुगेट बेस है COO- है ना, तो ये इसकी वजह से O से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया है। इफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट इन ए कंपाउंड, अगर कंपाउंड में इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब एक ही अंदर में इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, इट डिक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ, तो उसके एसिडिक मजबूती को घटा देता है। मतलब अपने आप में, अपने अंदर में ही अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा तो वैसा एसिड कमजोर होगा। बट इफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट इन कॉन्जुगेट बेस, लेकिन वही इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर उसके कॉन्जुगेट बेस में हो रहा है तब फिर उसकी एसिडिटी को बढ़ा देता है।
अब देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बस लास्ट पॉइंट कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सैलिसाइलडिहाइड इज लेस देन फिनॉल। फिनॉल के हिसाब से सैलिसाइलडिहाइड का एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता है ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से। देखिए यहां हमने देखा ये है सैलिसाइलडिहाइड, इसका एसिडिक गुण कम है फिनॉल से। एक बात इसमें और याद रखना है, ये COOH है, 2 OH लगा हुआ है, इसमें से एक H प्लस निकलेगा तो ये फर्स्ट डिसोसिएशन मतलब एक बार टूटना हुआ, तब ये H हट जाने से देखिए माइनस आ गया है, OH में से लगा हुआ है, फिर इसमें से एक H निकलेगा तो ये कहलाएगा दूसरा बार टूट रहा है तो सेकंड डिसोसिएशन। ये जो है ज्यादा वैल्यू वाला, ज्यादा मजबूत हुआ करता है। बस ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म। इसके बारे में रिलेटेड 2 क्वेश्चन है ऐसे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर जनरली एग्जाम में, क्लासिकल एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसमें देखिए क्वेश्चन पहला है, आइस हैज लेस डेंसिटी देन वाटर। बर्फ जो होता है ना उसका डेंसिटी पानी से कम होता है, इसीलिए बर्फ पानी पर तैरता रहता है। पानी से बना है बर्फ, पानी का मॉलिक्यूल दूर दूर होना चाहिए था, अब वो सब एक जगह जमा होकर के बर्फ बना तो भारी हो जाना चाहिए था, तो बर्फ को पानी में डूब जाना चाहिए था। वो तो बनावट के हिसाब से जहाज का होता है जो नहीं डूबता है, लेकिन लोहा का खेल डूब जाता है। तो यहां पानी के का भी मॉलिक्यूल अलग अलग था, अब उसी से बना हुआ डेंस मॉलिक्यूल बर्फ आइस उसको डूब जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, पानी पर बर्फ तैरता है, मतलब कि बर्फ की डेंसिटी पानी से कम होती है। ऐसा क्यों? इसको देखिए, आइस हैज ओपन स्ट्रक्चर, बर्फ का जो स्ट्रक्चर देखिएगा अंदर से लगेगा ओपनली होता है स्ट्रक्चर उसका ओपन, विथ लार्ज एम्प्टी स्पेस, उसमें बहुत सारा खाली जगह होता है। इन लैटिस क्रिस्टल ड्यू टू एक्जिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के होने की वजह से जो उसमें उसका लैटिस क्रिस्टल उसका जो मतलब अंदर से वो खाली हिसाब से जो उसका बनावट है। नाउ व्हेन इज हीटेड ए नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स आर ब्रोकन, अगर उसको हम गर्म कर देते हैं बर्फ को, तो उसमें का बहुत सारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का होगा, टूट जाएगा गर्म से। एंड स्पेस बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल डिक्रीजेस एट 0 डिग्री C, एंड स्पेस बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, अब जो है पानी के मॉलिक्यूल का जो स्पेस है उसके बीच में वो क्या होगा, घट जाएगा, घट करेगा, टूट गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग घट जाएगा एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सो दैट वाटर मॉलिक्यूल मूव क्लोजर, हेंस लेस डेंसिटी। इसलिए पानी का मॉलिक्यूल सब जो है बहुत नजदीक चला आएगा, जिसके वजह से उसकी डेंसिटी कम जाएगी और पानी की डेंसिटी बल्कि उससे ज्यादा है, इसके कारण पानी पर बर्फ तैरता है, डूबता नहीं है। देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन इन वाटर व्हेन इट इज वार्म अप टू 4 डिग्री C, माना गया है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड और पानी का जो डेंसिटी घनत्व है वो सबसे ज्यादा होता है। ऐसा क्या है, वाटर एट 0 डिग्री C कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी में देखा गया है कि बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। As temperature increase up to 4 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर हम टेम्परेचर 4 डिग्री C पर गर्म करें, हाइड्रोजन बॉन्ड का हो जाएगा तो ब्रोकन, टूट जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल का कम्स क्लोजर और सब एक जगह नजदीक आ जाएगा, रिजल्ट इन ए कॉन्ट्रैक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह रिजल्ट आया कि वाटर का वॉल्यूम जो है वो कम गया, कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ गया। बट व्हेन वाटर 4 डिग्री C, अगर लेकिन पानी को 4 डिग्री C के ज्यादा, 4 डिग्री C से ज्यादा पर गर्म करते हैं, द इफेक्ट ऑफ एक्सपेंशन प्रीडोमिनेट्स, तो क्या होगा कि वो फैलेगा ड्यू टू इंक्रीज्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इसलिए वाटर मॉलिक्यूल का जो काइनेटिक एनर्जी मतलब फैलने का जो चलने वाला एनर्जी उसका बढ़ेगा, हेंस फ्रॉम 0 टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए 0 से लेकर के 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक वॉल्यूम जो है वाटर का वो सिकुड़ेगा ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। का है कि इसमें बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज्यादा टूट रहा है। इस तरह से करके जो जनरल
रिएक्शन मैकेनिज्म का ऐसे कुछ पॉइंट सब बीच का जनरली छूटा हुआ सब ऐसे ही इंपॉर्टेंट अलग से बता रहे थे। उसमें का हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म हो गया। अब देखिए एक दूसरा पॉइंट, दूसरा टॉपिक, ये ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है। बहुत आसान और अच्छा होता है समझने के लिए ऑर्थो इफेक्ट। कहे कि हम जानते हैं कि कोई भी बेंजीन का जो रिंग अगर हम बना लेते हैं इस तरह से, तो इसको कहेंगे ऑर्थो, इसको कहेंगे पारा, इसको कहेंगे मेटा। पहले ऐसे ही चलता था यूपीएससी, इस तरह से लिख करके अपना नंबरिंग सिस्टम आ गया है। When an electron releasing or withdrawing group is present at ortho position to benzoic acid, जब बेंजोइक एसिड में बेंजीन रिंग पर जब इलेक्ट्रॉन देने वाला या इलेक्ट्रॉन लेने वाला कोई भी ग्रुप आकर के लेकिन ऑर्थो पोजीशन पर, मतलब कि यहां या यहां पर जुड़ जाए, इट ऑलवेज एनहांस एसिडिक स्ट्रेंथ। तो जुड़ने की वजह से वो हमेशा उस कंपाउंड की एसिडिक गुण को बढ़ा देता है। Also known as acid strengthening effect। उस चीज को, ऐसा होने को हम ऑर्थो इफेक्ट या एसिड के मजबूती वाला एसिड स्ट्रेंथिंग इफेक्ट भी कहते हैं। द इफेक्ट इज मच स्ट्रॉन्गर, ये इफेक्ट लेकिन बहुत ज्यादा मजबूत होता है देन एनी, कोई भी एसिडिक फैक्टर या हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा मजबूत होता है ऑर्थो इफेक्ट। देखिए यहाँ ऑर्थो पर जुड़ गया है ना, तो ये मजबूत एसिड, यहाँ कुछ नहीं है तो ये कमजोर एसिड। पीके का वैल्यू इसका 4.20, इसका 2.17। उसी तरह हम देखते हैं बेसिक स्ट्रेंथ, तो यहाँ बेस की बेसिसिटी को बढ़ा देगा। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आकर के यहां भी ऑर्थो ही पोजीशन पर एनिलीन पर एमिनो ग्रुप आकर के अगर जुड़ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला या लेने वाला आकर के बेस में भी यही ऑर्थो ही पोजीशन पर जुड़ गया, ऑलवेज डिक्रीज द बेसिसिटी स्ट्रेंथ। तो इसमें क्या होगा, उल्टा कर दीजिए, एसिड को तो मजबूत कर रहा था तो बेस को कमजोर कर देगा। इसको भी हम ऑर्थो इफेक्ट या बेस का डिक्रीजिंग इफेक्ट, घटाने वाला इफेक्ट कहते हैं। देखिए यहाँ ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ा तो ये कमजोर हो गया बेस, ये मजबूत बेस हो गया। इसका दिया हुआ पी के वैल्यू 4.62, इसका दिया हुआ पी के वैल्यू 4.38। अब देखिए, अब ऑर्थो इफेक्ट के बारे में एक बात और बहुत प्यारी सी लास्ट जान लीजिए, तो ऑर्थो इफेक्ट भी खत्म हो जाएगा। द इफेक्ट ऑफ एनी ग्रुप वेदर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और विथड्रॉइंग is the strongest at ortho and para position। कोई भी ग्रुप का ऐसा इफेक्ट पता चलता है अगर वह ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रहे, इलेक्ट्रॉन लेने वाला या इलेक्ट्रॉन देने वाला, तो अगर वह ऑर्थो या पारा पोजीशन पर आकर के जुड़ जाएगा तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस बना देता है। यहां हम देखते हैं, यहां ये जुड़ा है देखिए पारा पोजीशन पर, और यहां ये जुड़ गया है मेटा पोजीशन पर, तो पारा वाला ज्यादा मजबूत होगा, इसलिए कम एसिडिक है, ये ज्यादा एसिडिक है। तो इस तरह से अब जो हम रिएक्शन मैकेनिज्म का जो बतलाए थे कि जनरली छोटी छोटी बात अलग अलग वाली एक जगह कलेक्ट करके बतलाए थे, तो उसमें हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म कर लिया, उसमें हमने ऑर्थो इफेक्ट भी खत्म कर लिया। अब उसी में एक क्वेश्चन सिर्फ बतला रहे हैं, सब लॉन्ग पढ़ने का है लेकिन ऐसे थोड़ा थोड़ा सबको बतलाए हैं तो उसको खाली बतला देते हैं। इसको कहा जाता है रोड में प्रॉब्लम। ये क्या कैसा होता है, इसमें बहुत दिमाग खर्च होता है, इसमें बहुत सोचना पड़ता है, आगे सोचने का, आगे की बात सोचने का आदत इसी में बनता है। यही है टफेस्ट और बहुत सोचने वाला क्वेश्चन सब इसमें होता है। इसमें ऐसा प्रॉब्लम होता है रोड में प्रॉब्लम, इसका नाम है, जिसमें लिख दिया जाता है कि कोई कंपाउंड ए है, उसको इस चीज से रिएक्शन किया तो जो चीज बना वो बी बना, फिर उसको उस चीज से रिएक्शन करेंगे तो उसका ऐसा ऐसा कलर वाला बनेगा, तो क्या बनेगा, तो सी बनेगा। फिर उसके बाद उसको इससे रिएक्शन कराएंगे तो फिर वो इस तरह के स्मेल देने वाला बनेगा, तो डी रहेगा। फिर उसके बाद उसको इस चीज में जलाएंगे तो ये बनेगा, मतलब किसके बाद क्या बनेगा, किससे रिएक्शन कराएंगे, मतलब रिएक्शन पर डिपेंड है, रिएक्शन मैकेनिज्म पर। लेकिन सोचते सोचते कहेगा ए से लेकर के डी तक बताइए कि क्या से क्या चीज था। तो बस इसी को कहा जाता है रोड में प्रॉब्लम। इसको एक सिर्फ देखिए, इसके बारे में पूरा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये हार्ट और इस रिएक्शन मैकेनिज्म के बाद जाना जाता है। एक ऐसे ही बता दिए ये होता है रोड में प्रॉब्लम भी कोई चीज। देखिए रोड में प्रॉब्लम एक क्वेश्चन हमने सिर्फ बतलाया है, एक कलरलेस सबस्टांस, कोई सबस्टांस है जो कि कलरलेस है। देखिए अभी कुछ पता नहीं चल रहा है, अंदाजे पर चल रहे हैं।
उसका नाम है ए, और उसका फॉर्मूला भी दे दिया है C6H7N, ठीक है। और ये जो है इज स्पेरली सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में थोड़ा ही घुल पाता है, एंड गिव्स ए वाटर सॉल्युबल कंपाउंड, लेकिन थोड़ा घुलने के बाद जो ये कंपाउंड देता है वो पानी में घुलने वाला एक कंपाउंड देता है जिसका नाम बी है। क्या है कुछ पता नहीं, बी होगा। अब फिर ऑन ट्रीटमेंट विथ मिनरल एसिड, जब उसको मिनरल एसिड से हम मिलाते हैं, और ऑन रिएक्टिंग विथ क्लोरोफॉर्म, और फिर क्लोरोफॉर्म से जब रिएक्शन कराते हैं और अल्कोहलिक पोटाश से भी रिएक्शन कराते हैं, तो ए प्रोड्यूसेस ऑन नॉक्सियस स्मेल ड्यू टू कंपाउंड सी। तो कंपाउंड सी अब क्या है, उसके कारण ये जो है एक गंध इस टाइप का देता है, फॉर्मेशन बनता है सी। द रिएक्शन ऑफ ए विथ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, और फिर जो ए था उसका रिएक्शन अगर हम जब बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से कराते हैं तो एक कंपाउंड हमको फिर डी मिलता है। देखिए सब अंदाजे पे चल रहा है क्वेश्चन, डी मिलता है विच इज सॉल्युबल इन अल्कली, जो कि अल्कली में घुल जाता है। अल्कली कौन है, ग्रुप ए का ए वाला है, वही उसमें घुल जाता है। विथ NaNO2 एंड HCl, उसको किसके साथ, NaNO2 और HCl के साथ। तो एक ये जो है कंपाउंड एक बनाता है जिसका नाम है E, which reacts with phenol in an alkaline medium, जो क्या करता है E कि अल्कलाइन मीडियम में फिनॉल से फिर रिएक्शन करता है और देता है कोई चीज जिसका नाम है F। देखिए 6 तक बता दिए। तो जो इसमें F मिला छठा, वो ऑरेंज डाई, उसका कलर ऑरेंज होता है। तो बतलाइए A से F तक क्या चीज था, क्या चीज रहा होगा, कैसे कैसे करके बना है। रिएक्शन मैकेनिज्म पर ये डिपेंड है, सबकी रिएक्शन आना चाहिए। एक देखिए जो प्रैक्टिस पर होता है तो उसको फिर भी देखिए। C6H7N यही था A, तो यही है A। ये कलरलेस लिक्विड है और स्प्रेंगली थोड़ा पानी में घुलने वाला है। इसको HCl के साथ मिलाया तो देखिए ये बना है एनिलीनियम क्लोराइड, ये पानी में घुलने वाला बी। देखिए पानी में घुलने वाला बी जो बनता था वाटर सॉल्युबल बी, तो यही बन गया है। अब फिर देखिए ये जो था उसको जब हम CHCl3 और अल्कोहलिक पोटाश KOH के साथ मिलाए, रिएक्शन करवाया, तो बेंजीन आइसोनाइट्राइल बना है, +3 KCl +3 H2 भी निकला है। तो यही जो बना है बेंजीन आइसोनाइट्राइल, यही बन गया है C। देखिए अब ये जो है C बना है कंपाउंड, जो इस तरह का इसमें था, ये बन गया है C। अब फिर देखिए ये जो था उसको रिएक्शन किया है इसके साथ SO2Cl के साथ जो लगा हुआ है बेंजीन पर, तो ये बन गया है ये कंपाउंड जिसका नाम है D। तो देखिए इसमें बन रहा था देखिए बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराने से D देता था। तो A को बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन किए हैं तो ये दिया है D। देखिए ये कंपाउंड D दिया है, इसका नाम है N फिनाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ये अल्कली में घुलनशील है, ठीक है। अब फिर जो ये है ये देखिए दिया है ना NaNO2 के साथ, कहां गया NaNO2 या HCl, देखिए NaNO2 या HCl के साथ 273 से 278 के टेम्परेचर पर ये जो है ये दिया है कंपाउंड E। कंपाउंड दिया है, ये देखिए E बनाया है, ये बना दिया। उसके बाद अब देखिए अब इसको क्या करना है, रिएक्ट विथ फिनॉल। देखिए इसको रिएक्शन किया, फिर देखिए OH वाला फिनॉल है इसके साथ OH माइनस के प्रेजेंस में, तो ये जो बन गया है ऑरेंज कलर का डाई, यही बना है लास्ट F। यहीं तक आकर के ये खत्म हो गया। इस तरह से ये सब रोडमे के बारे में एक बात हमने से बताया है, प्रैक्टिस पर पूरा डिपेंड करेगा, ये जैसे हो गया। अब हम कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड सब है जो केमिकल है ऑर्गेनिक, उस सब का
टेस्ट करके कैसे पता चलेगा, कैसे टेस्ट करेंगे, क्या करेंगे कि टेस्ट होने से वैसा मिले तो ये समझ जाएंगे कि ये केमिकल है, ये कंपाउंड है। तो उसी तरह से रिएक्शन मैकेनिज्म में ही इसको ला करके डाल दिए हैं, जो अलग अलग एक्स्ट्रा पॉइंट था, लेकिन फिर भी देखिए टेस्ट फॉर ऑर्गेनिक केमिकल के लिए। जैसे पहला हम करते हैं लुकास टेस्ट। इसको लुकास ने बताया था, तो उसने अपना रिएजेंट दिया था, तो उसको कहा जाता है लुकास रिएजेंट के थ्रू टेस्ट करते हैं। क्या दिया था लुकास ने? बोला था क्रोम HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड को मिला देते हैं, वही है लुकास रिएजेंट। लुकास ने दिया था। तो इससे हम किस तरह से ऑर्गेनिक केमिकल का टेस्ट करते हैं देखिए। इससे अल्कोहल की जांच होती है कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है या 2 डिग्री अल्कोहल है या 3 डिग्री अल्कोहल है। अब इस टेस्ट का एक चैप्टर ही है, उसमें क्या बनेगा तो समझेंगे 1 डिग्री, क्या बनेगा तो समझेंगे 2 डिग्री, क्या बनेगा तो समझेंगे 3 डिग्री है। सबका अलग अलग इस चैप्टर का है, उसमें पढ़ाएंगे। यहाँ पर सिर्फ टेस्ट की थोड़ा सा नाम से जानकारी दे देते हैं बस। दूसरा है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ये आता है फिनॉल के लिए। इसमें फिनॉल देता है व्हाइट प्रेसिपिटेट, अब अक्षय बनता है व्हाइट कलर का। तीसरा है 2,4-DNP। ये आता है एल्डिहाइड और कीटोन के लिए। ये इसमें ऑरेंज या येलो प्रेसिपिटेट देता है। चौथा है टॉलेंस टेस्ट, टॉलेंस रिएजेंट। ये क्या होता है? अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट। ये एल्डिहाइड के लिए आता है, मतलब एलिफैटिक एल्डिहाइड हो या एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, सबके लिए आता है। ब्राइट सिल्वर मिरर इसमें बनता है। इसमें कार्बोजाइलेट एनायन का ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइज कर जाता है। फिलिंग टेस्ट ये आता है एलिफैटिक एल्डिहाइड के लिए सिर्फ, और ये रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है। आयोडोफॉर्म टेस्ट ये CH3CO, CH3CHOH इस सब के लिए आता है, मतलब कि कीटोन और अल्कोहल ये पीला अवक्षेप देता है। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट ये कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए आता है। कार्बालेमाइन टेस्ट यह 1 डिग्री एमीन के लिए होता है और इसमें फाउल स्मेल आता है। नाइट्रस एसिड टेस्ट ये 1 डिग्री एलिफैटिक या 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन के लिए किया जाता है। उस तरह हिंसबर्ग टेस्ट बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ये केमिकल दिया था हिंसबर्ग ने। इससे 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री के एमीन का पता लगाते हैं। उसी तरह से एक लास्ट है डाई टेस्ट। ये 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन का पता बताता है और ये ऑरेंज डाई ऑरेंज कलर देता है। इसके बाद एक जान लीजिए इसमें छोटा सा पॉइंट जिसको खाली हम बता देते हैं, इसको पढ़ाएंगे नहीं। ये भी सब पहले चैप्टर में आता था लेकिन अब नहीं आता है, सब कंपटीशन के अंदर की बात है। देखिए इसका नाम होता है डिस्टिंक्शन, मतलब विभेदन, मतलब के अंतर। बस कंपाउंड सब में पूछेगा कि सबका अंतर डिफरेंस बताना है, बस यही होता है। जैसे कहेगा एमीन में कि बताइए एमीन में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में क्या अंतर है, तो बस जो फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, 1 डिग्री की पहचान कैसी होती है, 2 डिग्री की कैसे पहचान होती है, 3 डिग्री की कैसे पहचान होती है, सब पूरा इसका यूज क्या है, सब अलग अलग अंतर सब कुछ लिख देंगे, हो गया। उसी तरह अल्कोहल में सब कुछ अलग अलग लिख देंगे, हो गया। उसी तरह से हाइड्रोकार्बन का दे दिया गया कि अल्केन अल्कीन एल्काइन में अंतर बताइए, तो बहुत अंतर पता ही होता है। डिस्टिंक्शन ऐसे पूरा पढ़ लेंगे तो डिस्टिंक्शन के लिए अपने अंतर मालूम रहेगा तो सबको लिख देंगे, तो ये उसके लिए हो जाएगा। उसी तरह का कीटोन इथाइल एस्टर एसिड सब में अंतर बताइए, तो पूरा पढ़े रहेंगे अगर रिएक्शन मैकेनिज्म या पूरा कंपाउंड सब, तो ऐसे ही अंतर पता रहेगा तो सबका अंतर लिख देंगे, वही डिस्टिंक्शन कहला जाएगा। तो इस तरह से रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर में हमने जो पढ़ा चल रहा है, जो चल ही रहा है, लेकिन इसमें कुछ बीच में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सब आ गया था जिसको हमने एक जगह आज 5वां वीडियो में डाल दिया है। तो इसमें हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ लिया। उसी तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद इसमें हमने ऑर्थो इफेक्ट के बारे में भी पढ़ लिया है। उसी तरह से इसमें हमने रोड में प्रॉब्लम एक देख लिया। उसी तरह इसमें हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को टेस्ट कैसे करेंगे उसके बारे में, और सब कुछ पढ़ लेंगे तो सब में अंतर डिस्टिंक्शन के बारे में देखा, पढ़ा समझा, सबको लॉन्ग में देखिए, समझते रहिए।
जो दिक्कत हो कमेंट में पूछिए, कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखिए। धन्यवाद। Welcome to Chemistry Garden by S.K. Welcome to Hussain, Chemistry sir. Garden. Welcome to by Chemistry S.K. Garden. एस.के Hussain हुसैन sir. सर के Welcome क्लास to Chemistry Hussain, Garden. केमिस्ट्री गार्डन में आपका By स्वागत है। S.K. Hussain, sir.